जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी लाइन इथिक्स का ये पेपर 2024 का बीटीयू बोर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ से आप देख सकते हैं ये पेपर है। अभी आपको स्क्रॉल करके हम नीचे स्क्रॉल करके नीचे करते हैं तो ये 2024 का पेपर है। ठीक है, जो जून 2024 में हुआ था। इसको हम आज फुल डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं और इसका जो पार्ट सी वाला पोर्शन है उसका फुल सोल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए। आपको जाते जाते एक चीज़ आपको बता देते हैं, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन और क्या कर देते हैं, सुपर 25 क्वेश्चन के साथ साथ क्या करिएगा आप, यानी 2023 का पेपर सॉल्यूशन देख लीजिएगा और 2024 का पेपर सॉल्यूशन। इतना चीज़ आप यदि देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप बीट न कर जाएं डी फार्मा में। ठीक है, ये देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा हम इस पे स्क्रीन पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे थोड़ा सा इश्यू है। नहीं तो हर एक सब्जेक्ट का हम क्या कर देते थे, फुल सॉल्यूशन ही लेकर आते थे मज़े के साथ। हमें भी संतुष्टि नहीं मिलती थी जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर न किया जाए। ठीक है, बट क्या किया जाए, क्योंकि वीडियो बनाते ही 1 घंटा 10 मिनट होते वीडियो इनकरप्टेड हो जा रहा है। बड़ी दिक्कतें हैं, मोबाइल में कुछ इशू है, मेमोरी स्टोरेज वगैरह पे है। ठीक है, वो जल्दी ही क्या करिए, उससे सलूशन किया जाएगा और सारा चीज़ आपको फुल सलूशन के साथ लॉन्ग वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा आराम से। ठीक है, तो प्लीज़ इतना चीज़ आप देख के तभी आप एग्ज़ाम में जाइएगा, चाहे स्पेशल बैक पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, कोई भी पेपर हो। यदि आप इतना कंसीडर कर लेते तो आप आराम तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं। सुपर 25 क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, 14 शॉर्ट क्वेश्चन है और 30 आपके क्या होगा 1 मार्क के क्वेश्चन है। पूरा डिटेल में कराया गया है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के सारा हमने करा दिया है। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट ए की तरफ रुक करते हैं। जैसे सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे अदर पेपर रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से पूछ दिया, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ दिया है, लिखा डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स एज पर ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एंड 1940 एन अबाउट रिटेल सेल ऑफ द ड्रग्स। मतलब सबसे पहले बताना पड़ेगा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट जो 1940 में लागू किया गया था, वो इसका उसका मतलब क्या होता, पहले डिफिनेशन इसकी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद उसका अच्छे से क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा एज पर शेड्यूल। ठीक है, फिर लास्ट में आपको बताना पड़ेगा रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये टोटल देखा जाए तो आपको कम से कम 2 पेज में आपको फिलअप करना अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक एक्ट 1970 में जो किया गया था 1970 में, एंड राइट अबाउट द प्रोसीजर टू गेट ए पेटेंट। ठीक है, एक पेटेंट के बारे में बोले हैं। ठीक, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए एक एक्ट होता है ना जो 1960 में फॉलो की, यानी 1970 में क्या कर दिया गया था, इसे दिया गया था। उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, जैसे क्योंकि जितना भी एक्ट लगाएगा कोई ना कोई उसका उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य है, जैसे अभी ये ऊपर नहीं लिखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक चीज़ों में क्या कर दिया, बहुत सारी सुधार लाई गई थी, उसके बारे में बताया गया था। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर जो एक्ट जारी किया गया उसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट एनीवन, किसी एक पे चाहे इस पे किसी एक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले लिखा एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है। जैसे हमारे एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए पीसीआई बैठी है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में यही कवर करती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसको मान लेते ये नहीं आता तो ब्रांड और कॉस्मेटिक मेडिसिन, ब्रांड और तथा जेनरिक मेडिसिन क्या होती, जेनरिक मेडिसिन क्या होती, जो थोड़ा सा क्वालिटी लो कर दी जाती है और उसका केमिकल इंग्रेडिएंट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और वो थोड़ी सस्ती होती है, जो क्या कर दी थी एज पर शेड्यूल देखा जाए तो उन पर्सन के लिए लाई गई थी जो अच्छे से दवा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो उनके लिए लाई गई थी। और उसी के अंतर्गत देखा जाए तो जो कंपनियां ब्रांड बनाती हैं ना, थोड़ा सा महंगा आता है और जल्दी एक्शन अपना परफॉर्म करता है। ठीक, तो इन्हीं के बारे में आपको आपको इन्हीं के बारे में दोनों बताना रहता, बताना रहेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, गिव द, ठीक है, गिव द वेनोफाइड, ठीक है, बोनाफाइड रीजन, ठीक है, रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी अंडर द मेडिकल ट्री, लिखा है टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1940। देखिए प्रेगनेंसी एक्ट 1940 में लागू की, 1917 है, 1970 है, ठीक है, 1970 है। ठीक, इसमें क्या करिए, बहुत सारा चीज़ बताया गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना, अबॉर्शन वगैरह नहीं कराना है, उसमें सावधानियां क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें, एक्ट कौन सा मेडिसिन आपको इनटेक करना है। देखिए प्रेगनेंसी में यदि आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो प्रेगनेंसी में अननेसरी चीज़ दवा नहीं दे सकते, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी होगा ना तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या कह रखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, यानी फार्मास्यूटिकल इथिक्स का कोड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, राइट ए ब्रीफ अबाउट द इथिक्स फॉर द फार्मासिस्ट इन ए रिलेशन ऑफ इज हिज जॉब, के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको बता देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, इसमें कह दिया राइट द, ठीक है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। मतलब क्या कर रखा, देखिए एक एक कमेटी बैठाई गई थी, इसमें बताया गया था कि ड्रग्स की जो प्राइस है वो मेंटेन की जाए, और मेंटेन के साथ साथ मान लेते कम की जाए, किसी जिसे जो तुम्हारे पास पुअर पर्सन हो क्या कर सके, दवा को आराम से अफोर्ड कर सके। और उसमें ये भी रेगुलेशन लगाया गया था कि इसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कि नहीं मतलब दवाई की दाम कम कर दे तो घटिया क्वालिटी का दवा प्रयोग करें, ऐसा नहीं किया गया था। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस जो तुम्हारे पास शेड्यूल फार्मूलेशन होता है उसके लिए अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, देखिए जो भी ड्रग्स बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको बनाना रहता है। तो वही चीज़ क्या होगा तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है, लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फार्मेसी, सॉरी पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसमें कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है, कॉलेज लेवल पे क्या होता है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट ए था। टोटल टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इधर पे देख लेते हैं टोटल पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ता है, अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, CDSCO बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग्स उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को क्या कर देते हैं, मैनेज करने के लिए, कि नहीं आपको क्वालिटी थोड़ा सा घटिया कर देना है, ये कर देना, वो करें। सब ब्रांड में देखा जाए तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा, क्वालिटी टेस्ट वगैरह होती है तभी वो मार्केट में आती है। जेनरिक में थोड़ा सा सस्ती होती है, वो क्वालिटी कंट्रोल वाला होती है, बट उसमें इंग्रेडिएंट की अमाउंट में क्या करे, थोड़ी बहुत कमियां कर दी जाती। ठीक, तो वो सब ये क्योंकि हमें सब कुछ बनाना है फार्माकोपिया के अनुसार, तो यही क्या कर देती कमेटी, उसको ऑर्गेनाइज करती है और मेंटेन करती है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में डिफाइन द, ठीक है, डिफाइन द तुम्हारे पास लिखा एडवाइसमेंट इन मैजिक रेमेडीज एज पर द ऑब्जेक्टिव इनेबल एडमिनिस्ट्रेशनमेंट एक्ट 1954 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ रेमेडीज तो होती है ना जो इसी के अंतर्गत आती हैं, उसको बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर राइट द फंक्शन ऑफ द ड्रग्स इंस्पेक्टर जिसे हम शॉर्ट में DI बोलते हैं। DI क्या होती है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इनका काम क्या होता है। ठीक, इन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि आप दवा खोलेंगे ना तो लाइसेंस यही अप्रूवल करते हैं DI, तभी आपका काम होने वाला है सारा चीज़। ठीक है, यही क्या कर देते हैं, आपके एरिया में जांच करते हैं, जो सारा चीज़ शेड्यूल वगैरह मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ पर,
कह दिया डिफाइन अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होती है, एज पर ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यानी अडल्ट्रेटेड ड्रग जो मिलावट वाली ड्रग्स होती है, जैसे अभी कोई कॉस्मेटिक एक्ट खरीद कहते हैं मिलावटी है, सही से हो नहीं रहा, तो उसी को क्या कर देते हैं, ये एक्ट होता है जो मेंटेन करवाता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ पर क्या देखा, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉइजन एक्ट 1919 में, ठीक है 1919 में आपको बताना। देखिए पॉइजन एक्ट हमारे सेंट्रल, जैसे दूसरी कंट्री से मान लेते सेंट्रल लेवल पे आ रही है, ठीक है, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे आएगी, स्टेट लेवल से अपने छोटी डिस्ट्रिक्ट पे आएगी, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक वगैरह थाना वगैरह पे जाएगी ना, तो सबको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, एक अथॉरिटी होती है कि कोई भी पर्सन पॉइजन यदि बेच रहा है, कितनी क्वांटिटी में कैसे क्या बेच रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइजनस केस बहुत आते हैं, इसी से लोग खा, जैसे सेल्फास हो गया, चूहा मार हो गया, ये सब लोग खा के लोग मर जाते हैं, ठीक, इसको भी क्या कर देते हैं, शेड्यूलिंग कराने की कंपलसरी होती है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है तुम्हारे पास, राइट इन ब्रीफ अबाउट द शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 के अंतर्गत क्या ड्रग्स आती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। शेड्यूल सी के अंतर्गत कौन सी ड्रग्स आती है, इस सब को आपको देखिए शेड्यूलिंग प्लीज आप जरूर पढ़ लीजिएगा। शेड्यूल जो होता है ना, जैसे H हो गया, C हो गया, K हो गया, M हो गया, सब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, प्लीज़ इसे आप पढ़ लीजिएगा, और ड्रग्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़, ड्रग्स याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन द क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरी अपने यहाँ क्लिनिकल ट्रायल को क्या कर देती है, मेंटेन करती है, क्योंकि देखिए आपको प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा सारी चीज़ का तो दिक्कत कर जाएंगे, ठीक है, तो वही चीज़ें क्या होती हैं, ट्रायल वगैरह में को मेंटेन करती हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे पढ़ दिया है रीपैकेजिंग लाइसेंस। पैकेजिंग लाइसेंस क्या होता है, जैसे आप छोटे लेवल पे किसी बड़ी कंपनी से ला के दोबारा उसे क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं आप ऐसे बना दिए कुछ भी कर दिए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट में कौन सा कह दिया है, यहाँ पर कह दिया है गिव द क्वालिफिकेशन रिक्वायर ऑफ द गवर्नमेंट यानी एनालाइट्स के लिए आपको क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताना इसमें पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर, ठीक है, कह दिया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19 यानी 2019 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब जैसे अभी देखो जागो ग्राहक जागो बहुत सारा अभियान चलाया गया था, जिसमें क्या कर दिया गया था, किसी हर एक कस्टमर को क्या कर दिया था, जागरूक किया जा रहा था कि ये प्रोडक्ट नहीं लेना, ये लेना तो उसकी क्वालिटी वगैरह चेकअप हो रही है कि नहीं, ब्रांडेड है कि नहीं, ये सारा चीज़ इसी के अंतर्गत मेंटेन करता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर राइट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द क्लिनिकल यानी इस्टिब्लिशमेंट एक्ट यानी 2010 के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लिनिकल यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा, कोई भी ड्रग्स कितना स्टेबल है, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह क्या यूज किया गया एज पर फार्माकोपिया, ठीक है, उसी के बारे में आपको यहाँ से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जिसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में देखा जाए तो टोटल यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, पार्ट सी हो जाएंगे। पार्ट सी में तुम्हारे पास टोटल 1 नंबर के रहते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है MCQ भी हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक हो सकते हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर हो सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से पूछ दिया, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या दे रखा, मेटफॉर्मिन ड्रग्स कम अंडर द फॉलोइंग शेड्यूल। अब देखिए मेटफॉर्मिन क्या होती है, एक ऐसी ड्रग्स होती है जो किसी भी पर्सन को डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसके अंतर्गत शेड्यूलिंग किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है देखा जाए तो ये डायबिटीज की जितनी भी दवाई होती है शेड्यूल H के अंतर्गत आती हैं। कहीं दिया है शेड्यूल C1 C1 G दे रखा, K दे रखा, तो शेड्यूल H पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया जी, इसको कर देते हैं यहाँ पर। इसमें कह दिया लिखा है रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर द स्टोरिंग द प्रोडक्ट कूल प्लेस। याद रखना कोल्ड प्लेस अलग होता, कूल प्लेस अलग होता है। यदि कोल्ड प्लेस कहेगा तो 0 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस, यदि कूल प्लेस कहेगा तो 8 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा 0 से लेके 8, 15 से लेके तुम्हारे पास 18, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर
कह दिया शेड्यूल एम डिस्क्राइब द फॉलोइंग। यदि देखा जाए तो शेड्यूल एम में जीएमपी वाला प्रोडक्ट रखे जाते हैं। जीएमपी यानी क्या होती है, यानी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत जितने भी आते हैं सब इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जीएमपी कहीं दिया है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस यहाँ पर, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फुल नेम ऑफ फसाई, फसाई का फुल नेम इसमें से कौन सा सही है उसके बारे में टिक मारना है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फसाई का क्या होता है, तुम्हारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। कहीं दे रखा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ये तो दोनों है तो एक को सेम है भैया बड़ी गजब है। ठीक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों ऑप्शन में सेम दे रखा है जी, कैसा काम है। यहाँ पर क्या कर देते हैं 5वें नंबर पे, ऑप्टिमम डोज ऑफ द थेरेपी डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ए क्लिनिकल ट्रायल। देखिए क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है, फेज 2 के अंतर्गत रखी जाती है, तो इसमें कोई भी ड्रग्स की टेस्टिंग की जाती है। ठीक, तो फेज 2 इज द क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल, जिसे हम टेस्ट ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन के क्या दे रखा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। लिख रखा छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं। कर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, मतलब अपने यहाँ देखा जाए तो कौन हमारे यहाँ ड्रग्स यानी ड्रग्स को रेगुलेट करता है। एक हमारे पास संस्था होती है जिसे CDSCO के नाम से जानते हैं, जो हमारे यहाँ सारी ड्रग्स को स्टैंडर्ड क्वालिटी की है कि नहीं उसे रेगुलेट करते हैं अपनी इंडिया के अंतर्गत, जिसे हम यानी CDS मतलब क्या होती है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। कह दिया among the elected member of PCI 6 member elected by the which of the following। ये देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा की जाती है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UGC बोलते हैं। UGC मतलब पहला वाला ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ से कह दिया है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी एज इज सिचुएटेड एट, प्रजेंट टाइम में देखा जाए तो ये कोलकाता में प्रजेंट है। सिचुएटेड एट तुम्हारे पास लिख देंगे कोलकाता, आपको क्या कर देना है, फिलअप कर देना है यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन पूछता, ए पर्सन विच इज डिपेंडेंट ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक ड्रग्स इज नोन एज, मतलब कोई पर्सन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आ चुका है चपेट में, तो उसे कहते हैं लत लग गई, जिसे हम एडिक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, एडिक्ट आप फिलअप कर देंगे, जो इजीली तरीके से हो जाने वाला है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा है कह क्या व्हाट इज शेड्यूल जी, शेड्यूल जी क्या होती है, उन ड्रग्स को रखा जाता है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा सकती हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और वो क्या कर देती है, बट उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज फार्मासिस्ट को होना चाहिए, जैसे एंटासिड हो गया, कफ सिरप हो गया, हेडेक वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो लिखेंगे शेड्यूल जी के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पर लिखते चलेंगे, इट इज ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स मतलब शेड्यूल जी की डिफिनेशन लिखनी है, डेट कैन बी सोल्ड, डेट कैन बी, ये क्या लिखते हैं जी, डेट डेट कैन बी, ठीक है, कैन बी सोल्ड, ठीक है, सोल्ड मतलब सेल कर सकते हैं, विदाउट, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्टर, या किसी प्रिस्क्राइबर का नाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंटासिड एंड कफ सिरप वगैरह, 2-3 का नाम लिख देंगे, काम अपना हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ पर, कह दिया फॉर्म नंबर बताना है, यूज टू अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रिटेल सेल शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 के अंतर्गत, मतलब शेड्यूल सी तथा C1 के अंतर्गत जितनी भी ड्रग्स आती हैं किस फॉर्म नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्म नंबर 21 आता है, जो इसमें क्या कर देते हैं, इससे जो होते हैं ना डी फार्म वाले, अपना एजेंसी टाइप में खोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, लिखा क्लेमिंग क्योर कैंसर इज, उसमें कौन सी दवा का प्रयोग की जाती है, तो कीमोथेरेपी वगैरह प्रयोग की जाती है, ईमोथेरेपी की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैंसर क्योर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, कीमोथेरेपी हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ पर कीमोथेरेपी हो जाएगी, जो आपके सामने यहाँ से देख देना है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर फार्मेसी एक्ट वाज द इम्प्लीमेंट इन ईयर, फार्मेसी एक्ट कब आया था इसके बारे में ये देखा। अच्छा, 4 मार्च 1948 को आया था, तो केवल आप सन लिख देंगे तब भी का 1948 सन आप ही को लिखना है, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा लिख देंगे। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक। अब एक्चुअल में ब्लड बैंक का काम क्या होता है मेरे भाई, ब्लड बैंक में ब्लड को कलेक्शन किया जाता है और सेपरेट अलग अलग टेस्ट किया जाता है, स्टोरेज कर लिया जाता है, किसी पेशेंट को एज पर रिक्वायरमेंट हमें क्या कर देते हैं, हम यूज करते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, इट इज ए कलेक्ट, ठीक, इट इज ए कलेक्ट कामा सेपरेट टेस्ट एंड स्टोर ब्लड सो डैट इट कैन बी यूज टू ट्रीट पेशेंट इन नीड, मतलब जैसे पेशेंट की ज़रूरत होती है उसी तरह से हम यूज कर लेते हैं। स्टोरेज द ब्लड, ये सब सारी चीज़ें लिख सकती हैं। मेंटेन द, ठीक, ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट में लिखा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास इन ईयर, डिजास्टर मैनेजमेंट कब पास हुआ था, तो ये हमारे 2005 के हिसाब से लास्ट महीने में हुआ था, 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर, ठीक है, ये 23 दिसंबर 2000 तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 5 में लगाना है, ठीक, तो यहाँ पर आपको लिख देंगे। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या हो गया जी, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया तुम्हारे पास CPCSEA का फुल नेम लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होती है, एक ऐसी कमेटी होती है जो कंट्रोल करती है किसी भी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका जो भी क्राइटेरिया है कि उसके प्रॉपर एनेस्थेसिया दी जा रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होती है यही कंट्रोल करती है। तो इसी का फुल नेम लिखना, तो सी से क्या होती, कमेटी फॉर पर्पज आप कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, इसी को आपको फुल नेम लिख देना है, इसका फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, आप देखिए ध्यान से सुनिए, मेथड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज एज, ठीक है, देखिए जितने भी बायोमेडिकल वेस्टेज निकलते हैं ना, उसे हमारे यहाँ एक एमपीसीसी वाली एक गाड़ी आती है जो लेके जाती है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो देखिए हम क्या करते हैं, उसको मोस्टली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गड्ढा रहता है, उसी के अंदर डालते हैं, तो उसे डीप बोरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले में क्या लिख देंगे, तुम्हारे पास डीप बोरिंग लिख देंगे, ठीक है, डीप बोरियल लिख देंगे पहला, और दूसरे में तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, ठीक, हमारे पास क्या होता है, इंसीरेशन होता है, ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव वगैरह देखा जाए तो बहुत तगड़ी महंगी हो जाती है, बट इसमें क्या होगा, डीप बोरिशन यानी डीप बोरिंग की जाती है जो गड्ढे में डाल दी जाती है, और इंसीरेशन की जाती है जिससे काम हो जाता है। 18 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्टर फार्मासिस्ट इज, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए किसी एक फार्मासिस्ट की, कम से कम का आपके पास डी फार्मा होनी चाहिए ही चाहिए, तो डी फार्मेसी आप लिख देंगे। नेक्स्ट में तुमसे लिख दिया बायो इथिक्स क्या होता है, बायो इथिक्स क्या होता है, किसी चीज़ की स्टडी करना जिसमें सोशल तथा कोई भी ड्रग्स हो लीगल चलाई जा रही है कि नहीं, उसमें यानी बायो मेडिसिन है कि नहीं, उसमें रिसर्च की गई कि नहीं, कोई ड्रग्स कितने लेवल पे क्या है, ये सब कुछ जानकारी बायोइथिक्स के अंतर्गत आती है। तो लिखेंगे क्या, बायोइथिक्स इज स्टडी ऑफ इथिकल सोशल, ठीक है, इथिकल सोशल लीगल इशू डेट एराइज ऑफ बायोमेडिसिन रिसर्च, इतना चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है DTAB का फुल नेम लिखना पड़ेगा। DTAB का फुल नेम क्या होता है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है जो ड्रग्स के टेक्निकली उसे कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देना है। अभी ये जो तुम्हारे पास एक एक नंबर था सबका आप आंसर देख लीजिए आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उसका सलूशन यहाँ पर देखिए दे रखा है। शेड्यूल सी कूल टेम्परेचर कितना होता है 8 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस, जो कंट्रोल करती है वो GPP यानी क्या बोलता रहता है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होती है। FSI का सामने आपके फुल नेम दे रखा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जो फेज होता है फेज सेकेंड होता है। CDCO का फुल नेम यहाँ पर दे रखा है जो कंट्रोल करती है हमारे ड्रग्स की क्वालिटी को मेंटेन करती है,
ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, लिखा रखा यूजीसी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है जो हमारा रिसर्च है एक्चुअल में कोलकाता में। एक बार जरूर इसे क्या करिए, गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, पर्सन साइकोटिक तथा, ठीक है, कुछ ड्रग्स के लत लग जाती है उसे एडिक्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, शेड्यूल जी के अंतर्गत वही दवा आती है जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत दी जाती है। एग्जाम्पल लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारे पास शेड्यूल सी तथा C1 के अंतर्गत जो भी ड्रग्स बेचते हैं तो फॉर्म नंबर 21 का प्रयोग करते हैं। वो किसी कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए उन पर्सन को कीमोथेरेपी दी जाती है। और ये सामने दे रखा एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है, 1948 में हुआ था। ब्लड बैंक एक्चुअल में काम क्या होता है, यहाँ पर देखिए दे रखा उसकी कि मतलब क्या कहते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, सेपरेट टेस्ट करते हैं कि कोई बीमारी नहीं है ना, ठीक है, स्टोरेज करते हैं और उससे जब ज़रूरत रहती किसी भी पेशेंट को एज पर नीड के अकॉर्डिंग हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास लिखा है CPCSE का फुल नेम, कमेटी फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड प्रोविजन सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। एनिमल पे जो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं अलग अलग है, वो किस लेवल पे हो रहे हैं उसको मेंटेन करना हमारा काम है। ठीक है, उसमें जो अभी बोले हैं मेडिकल वेस्टेज को डी बोरिंग करते हैं, इंसिरेशन करते हैं, ऑटोक्लेविंग वगैरह करते हैं, बट ऑटोक्लेविंग थोड़ा सा महंगा होता है, मोस्टली ये किया जाता है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए। बायो एथिक्स की यहाँ पर आपको डिफिनेशन दे रखी, क्या दे रखी है, स्टडी ऑफ इथिकल सोशल एंड लीगल इशू डेट एराइज ऑफ सॉरी इन बायोमेडिकल रिसर्च इज नोन एज बायो एथिक्स बोला जाता है। DTAB का फुल नेम क्या होता है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होती है, जो हमारे यहाँ क्या कर देती है, जितने भी तुम्हारे पास ड्रग्स होते हैं उसके टेक्निकली सही है कि नहीं इसको मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये था टोटल आपका बायो लॉ एंड इथिक्स के बारे में, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का पेपर 2024 का। ठीक है, इन्हीं के डिस्क्रिप्शन में हम सुपर 25 क्वेश्चन डाल देंगे। 2023 का पेपर सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, 2024 का ये तीनों चीज़ देख के जाइएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से फोड़ के आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।